हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर्कल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ग्लोब और ग्लोब पर खींची गई अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है अक्षांश एवं देशांतर रेखा? देखते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप। दोस्तों, ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का प्रतिरूप, अर्थात पृथ्वी पर किसी भी स्थान को यदि निरूपित किया जाता है तो वो ग्लोब पर किया जाता है। ठीक, ग्लोब पर ही पृथ्वी पर उपस्थित सातों महाद्वीप तथा पांचों महासागर को दर्शाया गया है। किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए हमें उसकी अक्षांशीय तथा देशांतरीय स्थिति के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। किसी भी स्थान की देशांतरीय तथा अक्षांशीय दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ग्लोब में देखना पड़ता है कि वो किस अक्षांश से किस देशांतर पर स्थित है। तो ग्लोब पर जो ये रेखाएं खींची, ये ग्लोब है मान लो, ठीक, और यहाँ पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। कुछ तो क्षैतिज रेखाएं हैं, कुछ लंबवत रेखाएं हैं। तो जो ये क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा। और जो ये लंबवत रेखाएं खींची गई हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक दोस्तों, तो ये जो पृथ्वी पर जो ग्लोब पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये वास्तविक रेखा ना होकर एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं। इनको मान लिया गया है क्योंकि ये पृथ्वी 3D है, तो इसको 2D पे बनाने के लिए जो मैप बनाया जाता है उसको 2D पे बनाया गया है, इसलिए इसको जो रेखाएं खींची गई वो एक काल्पनिक रेखा है। अब आइए देखते हैं अक्षांश क्या है। सबसे पहली बात, अक्षांश होता क्या है? जैसे दोस्तों, मान लो एक नींबू ले लेते हैं। मान लो एक नींबू है, नींबू को बीच से काट दिया जाए क्षैतिज रूप से उसको। ठीक, उसको जैसे ये नींबू हो गया, इसको ऐसे बीच से काट दिया जाए तो देखेंगे हम उसको दो भागों में हो जाएगा। एक भाग ऊपर रहेगा, एक भाग नीचे। तो ऊपरी भाग को क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध। क्या? उत्तरी गोलार्ध। तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब उसका कोई केंद्र होगा। एक बात, जो ये विषुवत, और इसको क्या कहा गया? विषुवत रेखा। जो नींबू को काट के अलग किए तो दो भाग हुए, उन दो भागों को जहां से वो काट के अलग हो रहे हैं उसी को क्या कहा गया? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, इसको 3 नाम दिए गए: भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर। ठीक, तो उसको अगर मान लो उसके केंद्र में जाए, ठीक, उसके केंद्र में जाए, रेखा को आधार मानकर लिया गया, मापा गया कोणीय दूरी ही अक्षांश कहलाता है। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापा गया कोणीय दूरी या कोणीय मान क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापा गया कोणीय मान क्या कहलाता है दोस्तों? अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। ठीक, मान लो ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये भी 1 डिग्री अक्षांश है, और अक्षांश रेखा क्या हुई? समान अक्षांशों को क्या हुआ? समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक दोस्तों, तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर
मापी गई कोणीय दूरी ही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गए, ये 1 डिग्री मान लो, तो दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? जोन। क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध। ठीक, और दो समांतर रेखाओं के बीच के दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह किलोमीटर में देखेंगे तो 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की अब जरूरत क्या पड़ी? अक्षांश रेखाएं इसलिए क्या है? किसी भी स्थान की स्थिति, जैसे शुरू में बताया, किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ी। तो दो स्थानों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर, वो भी क्रमागत, जैसे 0 से 1 के बीच में, तो 111 किलोमीटर। ठीक, और एक बात, अक्षांश रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अक्षांश रेखाओं की सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो विषुवत रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आई जाएगी, तथा ध्रुवों पर ये एक बिंदु के रूप में मिलते हैं। ठीक, किस रूप में मिलते हैं? एक पॉइंट के रूप में। तो पॉइंट के रूप में मिलने के कारण सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा हो गई वो ध्रुवों पर हो गई। ध्रुवों पर चाहे नॉर्थ पोल पे जाएंगे हम, चाहे साउथ पोल पे जाएंगे। ठीक, ये हो गया। ये देखिए, जैसे कि हम बताए कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा ध्रुवों पर होती है और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, तथा जो ध्रुव होते हैं वहां पर सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात कर लेते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी? ऊपर कितने डिग्री हो सकता है? 90 डिग्री। तो अक्षांश रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में संख्या 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, और एक ये भूमध्य रेखा होती है तो +1, तो ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में संख्या, उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, और एक विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। तो एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, तो कुल मिला के 181 हो गए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग 90 डिग्री अक्षांश रेखा को, 90 डिग्री मतलब ध्रुव को एक पॉइंट के रूप में, जैसे कि अभी बताया सबसे छोटी अक्षांश रेखा ध्रुवों पर होती है तो एक पॉइंट के रूप में है, इसलिए उसको रेखा ना मानकर उसको एक बिंदु मानते हैं। क्योंकि जो रेखा की परिभाषा है वो ये कहती है कि कई बिंदुओं को मिलाने वाली कई बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा का निर्माण होता है। इसीलिए उसको पॉइंट के रूप में है तो उसको रेखा ना मान के हम उसको बिंदु मानते हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 179। ध्यान रहे, कहीं पर घबराइएगा नहीं, कहीं पर भी अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछेगा तो दोनों आंसर नहीं देगा, चाहे 181 देगा चाहे 179 देगा, और अपनी जगह दोनों ही सही हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अक्षांश कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पोल हो गया, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे? बताए, भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऊपर गए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ठीक, ऊपर और आए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आकृतिक वृत्त। ठीक, और नीचे आए 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा, और नीचे आए तो अंटार्कटिका वृत्त मिल गया। ठीक, तो
हम देखते हैं, जैसे हम बताए थे अभी, नींबू को जब काटे तो दो भागों में विभाजित हुआ, तो हम दोनों स्वरूप को देखेंगे, एक वृत्त के रूप में मिलता है। तो इसी कारण जो ये भूमध्य रेखा या कोई भी अक्षांश रेखा हो गई, वो किस रूप में है? एक वृत्त के रूप में है। ठीक दोस्तों, आइए और देखते हैं अक्षांश कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर लगभग गुजरती है, और इसको विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग होकर गुजरती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, और इसको भारत की एक नदी है माही, उसको दो बराबर भागों में दो बार विभाजित करती है। ऊपर है आकृतिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आकृतिक वृत्त तथा 90 डिग्री को पोल कह देते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अक्षांश रेखाओं की कुछ इंपॉर्टेंस है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाओं के, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा। जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में या तापमान में क्या आता जाएगा? गिरावट आता जाएगा। क्या आता जाएगा? गिरावट आता जाएगा। दूसरी बात, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में भी, अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तीसरी बात, जो विविधता भी अक्षांश रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या? घटती जाएगी। जैसे मान लो हम 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जीवों में विविधता जो होगी, जो विविधता वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम इक्वेटर पर आएंगे, अर्थात सबसे ज्यादा जो विविधता कहाँ पे पाई जाएगी? इक्वेटर पे पाई जाएगी। तीसरी बात होगी। चौथी बात, दिन रात की अवधि अगर हम देखें तो दिन रात की अवधि में भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी? बढ़ोतरी होती जाएगी। जैसे मान लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ध्रुवों पर क्या पाते हैं? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दिन रात की अवधि में वृद्धि होती जाएगी। ठीक दोस्तों, ये हुआ अक्षांश रेखा। अब आइए देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। चलिए समझते हैं देशांतर रेखा को। ये हुआ हमारा ग्लोब, यहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहां से ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं? यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं? यामोत्तर रेखा। इसी को कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक ठीक, यही हो गई हमारे प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित। पूर्व या पश्चिम में, ये पूर्व हो गया, तो यामोत्तर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी बिंदु का जो कोणीय मान होगा वो क्या कहलाएगा? देशांतर। क्या कहलाएगा? देशांतर। ठीक, पूर्व से पश्चिम में यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु का कोणीय मान क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। प्रधान देशांतर क्या है? प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु का कोणीय मान। ठीक, क्या कहलाता है? देशांतर। ठीक, प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु का जो कोणीय मान होता है वो क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। अब इन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली, इन्हीं बिंदुओं को यदि ये हो गया थीटा कोण, अब इन्हीं बिंदुओं को यदि ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में यदि इन रेखाओं को मिला दिया जाए और ये विषुवत रेखा पर ऊर्ध्वाधर हो तो इनको क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखा कहा जाएगा। से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दोनों ध्रुवों को
पूर्व से पश्चिम, पूर्व या पश्चिम में दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। क्या हो गया? पूर्व या पश्चिम में दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। हमने एक बात बताया था जब अक्षांश पढ़ा रहा था, तो अक्षांश बताया कि एक वृत्त है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक अर्धवृत्त है। जैसे मान लो एक सेब ले लो, सेब को एकदम बीचों बीच से जैसे काटा जाता है वैसे काट दीजिए। बीचों बीच से जब काट देंगे तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ठीक, दो भागों में विभाजित हो जाएगी तो क्या होगा? ऐसे दो भागों में विभाजित वो एक पूरा वृत्त न बनाकर क्या बनाएंगे? अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्थात देशांतर रेखाएं वृत्त ना होकर क्या है? अर्धवृत्त है, लेकिन अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्त ना होकर वृत्त हैं। रेखा इसीलिए उनको अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है, लेकिन देशांतर रेखा को देशांतर रेखा ही कहा जाता है, वृत्त नहीं कहा जा सकता। ठीक, आइए देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। अब देशांतर रेखाओं की जरूरत क्या पड़ी? देशांतर रेखाओं की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? हमें समय ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली बात, देशांतर किसे कहते हैं? प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की जो कोणीय मान होता है, किसी बिंदु का कोणीय जो मान होता है वो क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। तथा पूर्व से पश्चिम में स्थित किसी भी बिंदु पर जो ध्रुव उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में को मिलाते वाली खींची गई जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए जो खींची गई रेखा होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक दोस्तों, आइए अब देखते हैं कुछ बातें। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो गोरे कहलाती है। क्या कहलाती है? गोरे। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी होती है लगभग 111.7 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.7 किलोमीटर। ठीक, अभी और एक बात, जैसे मान लो पृथ्वी जो होती है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसको मान लो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमने में उसको 24 घंटे लगता है। इसलिए एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/24, ये हो जाएगा 15 डिग्री। एक घंटे में कितने अक्षांश घूमेगी? 15 अक्षांश। अगर इन्हीं एक घंटे में यदि एक अक्षांश, इसलिए एक अक्षांश घूमेगी 4 मिनट में। अर्थात ये मान लो 60 मिनट होता है तो 60 मिनट में एक डिग्री, तो 60/15, तो ये क्या हो गया? 4 मिनट। तो 1 डिग्री अक्षांश पर ये समय का निर्धारण करती है। जो हमारी जो देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो इंग्लैंड के कहां से होकर गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। कहां से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ठीक, यही एक हमारी प्रधान मानक समय रेखा भी है। क्या है? प्रधान मानक समय रेखा। प्रधान मानक समय रेखा। ठीक, इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। वहां से तिथु का निर्धारण होता है। अगली वीडियो में जब बताएंगे तो उसको समझा देंगे कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा या मानक समय रेखा। ये कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक, इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा से यदि पूर्व में जाएंगे तो अभी बताया कि कितने मिनट का समय का अंतराल होता है? 4 मिनट का। तो पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा? 4 मिनट प्लस हो जाएगा, मतलब 4 मिनट समय आगे हो जाएगा। कारण क्या है? पृथ्वी जो होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व में जाएंगे वैसे वैसे हमारा समय भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम पीछे आएंगे वैसे वैसे हमारा समय भी घटता जाएगा। अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में जाने पर 4 मिनट, हर एक अक्षांश पर 4 मिनट का अंतराल होता है,
तो अगर पूर्व में जाएंगे तो हमारा 4 मिनट का समय बढ़ेगा, लेकिन अगर हम पश्चिम दिशा में आएंगे तो हमारा 4 मिनट का समय कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। आइए हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो आज हम लोग इस वीडियो में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जान रहे थे, तो देखिएगा। तो अक्षांश हम लोगों ने पढ़ा, अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींचा गया जो कोण है, जो खींची गई कोणीय दूरी है, उसको अक्षांश कहते हैं। तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से, वैसे वैसे घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 181 है, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यदि बिंदु के रूप में माना जाए, पॉइंट फॉर्म में माना जाए, तो 179 हो जाती है। ठीक, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। गोल मतलब उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आकृतिक वृत्त तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटाकृतिक वृत्त कहते हैं, और 90 को दोनों को पोल कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से क्या क्या निरूपित किया जा सकता है? तो अक्षांश रेखाओं से हमें किसी भी देश का जो टेम्परेचर होता है वो हमें अन्य देशों की तुलना में ज्ञात करने में आसानी हो जाती है। जैसे जैसे हम अक्षांशों को समझ लेते हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, तो वहीं ध्रुवों पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। अर्थात यह दिखाता है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जाएगी और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जो विविधता की बात करें तो जैसे जैसे जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे जो विविधता, जहां पे टेम्परेचर और वर्षा ज्यादा होती है वहां पर जो विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, हम ये जानते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, वहां पर जो विविधता हमारी कम होती जाएगी। जहां पे हम देखेंगे ध्रुवों पर कि वहां पर कुछ ही वनस्पतियां जैसे लाइकेन पाई जाती हैं, लाइकेन जैसी कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ पर हजारों संख्या में सेल्वा वन यहीं पे पाए जाते हैं। तो ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय सवाना वन है वो भी यहीं पे लगभग इसी इक्वेटर पर ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर पर आए वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा जो विविधता बढ़ता गया। ठीक, और दिन रात की अवधि की बात कर लें, हमारा ध्रुवों पर 12 घंटे का दिन, विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं वैसे वैसे दिन रात की अवधि में वृद्धि हो जाती है। ठीक, वृद्धि हो जाती है और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ठीक, और देशांतर की यदि बात करें तो प्रधान यामोत्तर रेखा से पूर्व में पश्चिम में स्थित, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु का जो कोणीय मान होता है वो क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है। तथा जो पूर्व से पश्चिम स्थित कोई भी बिंदु स्थित है उसको यदि ध्रुवों से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। अगर पूछा गया देशांतर रेखा कहां से कहां खींची, तो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है और अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है। ठीक, पूर्व से पश्चिम में स्थित, पूर्व में स्थित दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो अक्षांश रेखा होती है वो जो मिलाने वाली रेखा होती है वो काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? वो है 360। 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मानक समय रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। ठीक, देशांतर रेखाओं की सहायता से ही समय का निर्धारण करते हैं। 1 डिग्री अक्षांश पर 4 मिनट का समय अंतराल पाया जाता है। यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाएंगे तो 4 मिनट का समय हमारा प्लस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम
0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम में जाएंगे वैसे वैसे हमारा समय क्या होगा, 4 मिनट, 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट घटता जाएगा। कारण क्या है, पृथ्वी का रोटेशन, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी का रोटेशन। ठीक, अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसको गोरे में मापा जाता है। ठीक, और लगभग 111.7 किलोमीटर का अंतराल पाया जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं, तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।